सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है। एसबीआई के द्वारा जारी डेटा के मुताबिक जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसका नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस कंपनी पर ईडी की कार्रवाइयां भी होती रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के मालिक को भारत सरकार ने कई बार सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के रूप में सम्मानित भी किया है ना मजेदार बात। एक तरफ भारत सरकार की ओर से सम्मान तो दूसरी तरफ ईडी की दबिश, फिर उसके बाद होता है खेल शुरू। आपको बता दें कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी थी, जिसकी वैल्यू 195 करोड़ रुपए है। वहीं जनवरी 2022 में फिर से इस कंपनी ने 2 बार में 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस साल जनवरी में भी इस कंपनी ने 63 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच इस कंपनी ने कुल 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। यह वो रकम है जो एक भारतीय नागरिक सिर्फ खबरों में पढ़कर अपने आप को खुशनसीब मानते रहते हैं। वास्तव में यह हमारी खुशनसीबी ही है कि हमारे नेता आज इतने काबिल हो चुके हैं कि उन्हें अरबों में दान मिलने लगे हैं। सलाम है उनकी काबिलियत पर और धिक्कार है हमारी व्यवस्था पर। जितने पैसे में एक बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है, उससे कहीं अधिक एक कारोबारी राजनीतिक चंदे के रूप में दान कर देते हैं। जाहिर सी बात है, यह पैसा वे अपने जागीर से तो देते नहीं होंगे। कहीं न कहीं इन पैसों की वसूली भारत के नागरिकों से ही की जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे यदि कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दान स्वरूप पैसा देती है तो उसकी मार बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए दर से बिजली शुल्क के रूप में झेलनी ही पड़ेगी ना। ठीक उसी तरह से जब एयरटेल ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है तो जाहिर सी बात है वह अपने उपभोक्ताओं से ही इसकी वसूली भी करेगी और कर भी रही है। तभी तो अचानक से वर्ष 2022 में सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए, लेकिन सरकार के तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। अब यह सीधे सीधे आम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, पैसा तो नेताओं की जेब में ही जा रहे हैं, लेकिन उसकी वसूली देश के नागरिकों से हो रही है। कहने का मतलब है कि हम दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई में से टैक्स के रूप में तो देश के विकास में योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही इन नेताओं के व्यक्तिगत विलासिता संबंधी सुविधाओं के लिए भी हमसे घुमाकर वसूली की जा रही है। अब थोड़ा ये भी जान लिया जाए कि इतने बड़े बड़े रकम दान करने वाले लोग आखिर कौन हैं, जो हमारे देश का इतना ख्याल रख रहे हैं कि अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान स्वरूप दे देते हैं। तो जानिए देश के सबसे बड़े दानकर्ता को। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण 30 दिसंबर 1991 में हुआ था। कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका एक्टिव कार्यालय कोलकाता में है। यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। जानकारी के मुताबिक 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ यह भारत के लॉटरी उद्योग का अग्रणी कंपनी है। इस कंपनी ने भारत के विभिन्न लॉटरी खेलने वाले राज्यों में जहां भी लॉटरी बिक्री की अनुमति है, वहां डीलरों और एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है, जिसके कारण यह लॉटरी के क्षेत्र में लगातार अव्वल बना हुआ है। यह कंपनी फ्यूचर गेमिंग एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन यानी APLA का सदस्य है और वर्ष 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन यानी WLA का भी सदस्य है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सैंटियागो मार्टिन इस कंपनी के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि देश में मार्टिन को लॉटरी किंग के रूप में भी जाना जाता है। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र में कदम रखा
और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया। सैंटियागो ने मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था भी बनाया है। वेबसाइट पर दिए गए जानकारी के अनुसार मार्टिन ने म्यांमार के यांगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में वर्ष 1988 में भारत वापस आकर तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। फिर धीरे धीरे अपने इस व्यवसाय को कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया और आज लॉटरी किंग के रूप में स्थापित होकर भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े दानदाता बन गए हैं। सिर्फ दानदाता ही नहीं, बेशक के हमारे शीर्ष नेताओं के चहेते भी जरूर बन गए होंगे, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि नेताओं का प्यार और उनकी दुश्मनी दोनों ही सिर्फ मतलब परस्ती के लिए है। अब समझिए कि क्या इस लॉटरी किंग ने इतनी बड़ी रकम देश सेवा में दी है या फिर इनकी कोई मजबूरी रही होगी। इस लॉटरी किंग की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हो गई जब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 और 12 मई 2023 को फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सैंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई में आवासीय परिसरों और कोयम्बटूर में व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान करीब 457 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद की गई थी, जिसे ईडी ने सील कर दिया था। हालांकि उन सील संपत्तियों का फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता है। फिर 21 सितंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई उन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिन्हें आईपीसी और लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की धाराएं लगाई गई थी। ईडी का कहना था कि उसकी जांच में पता चला है कि कंपनी ने कई राज्य सरकारों से समझौता किया था कि वो उनकी लॉटरियां पूरे देश में बेचेंगी, लेकिन कंपनी ने लॉटरी की बिक्री से मिली संपूर्ण आय को संबंधित राज्यों में जमा न करके लॉटरी जारी करने वाले राज्यों को धोखा दिया है। ईडी के अनुसार कंपनी अवैध रूप से बिना बिके लॉटरियों पर पुरस्कार का दावा करती थी और लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे बना रही थी। ऐसा करने के लिए कंपनी अपने डाटा में भी हेरफेर करता था, जो लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के तहत एक आपराधिक कार्यशैली में आता है। आपको बता दें कि विगत 9 मार्च को तमिलनाडु में अवैध रेत खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने सैंटियागो मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन और उनकी संपत्तियों की भी तलाशी ली थी। अब तो आपको इस राजनीतिक चंदे का माजरा कुछ न कुछ जरूर समझ आ गया होगा। हालांकि एसबीआई ने जो डेटा जारी किया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि मार्टिन ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। पूरा खेल समझने के लिए आप सबको थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के मुताबिक एसबीआई को आगामी 17 मार्च तक यूनिक नंबरों से संबंधित जानकारी दे देनी है। बस कुछ दिनों में सभी परत खुल जाएंगे और भारतीय इतिहास के इस सबसे बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार के खेल को समझना और भी आसान होगा। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।